नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान संपन्न। शाम 7 बजे तक करीब 64% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग। 961 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद। आसनसोल में चुनाव के दौरान हिंसा। बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो की कार पर हमला। ओडिशा विधानसभा के चौथे और अंतिम चरण की 41 सीटों के लिए मतदान संपन्न। चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुभाष भामरे, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबुल सुप्रियो की किस्मत ईवीएम में बंद। महबूबा मुफ्ती, सलमान खुर्शीद, उपेंद्र कुशवाहा, मिलिंद देवड़ा, श्री प्रकाश जायसवाल, अधीर रंजन चौधरी, नकुलनाथ और वैभव गहलोत भी मैदान में। दांव पर वैजयंत पांडा, मुनमुन सेन, पूनम महाजन, प्रिया दत्त और उर्मिला मातोंडकर समेत कई दिग्गजों की किस्मत। लोकसभा चुनाव के 5वें और छठे दौर के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनसभा। श्रीरामपुर में ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा 23 मई के बाद दीदी का जाना तय। अमित शाह ने की उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाएं। राहुल गांधी ने राजस्थान में किया प्रचार। 7वें और अंतिम चरण की 59 सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन खत्म। अगले 24 घंटे में और खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान फानी। मौसम विभाग ने जताई आशंका। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कैबिनेट सचिव ने तटीय राज्यों में तैयारियों का लिया जायजा। और राज्यसभा दिवस समारोह के मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही और कामकाज में राज्यसभा सचिवालय की भूमिका को सराहा। 25 लाख से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होने पर राज्यसभा टीवी को दी बधाई। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस दौर में 7 बजे तक 64% वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चौथे चरण के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 56%, राजस्थान में 67% और उत्तर प्रदेश में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में करीब 67% और ओडिशा में 64% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76.59% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं बिहार और जो मतदान हुआ उसमें बिहार की 5 सीटें थी, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, अनंतनाग जहां पर दूसरे दौर का मतदान हुआ। ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में के लिए भी मतदान संपन्न हो गया। इस दौर में 41 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए चुनावों का ये चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 72 में से 56 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। Turnout figure, last time it was 61.48%. Till now the figures which we have received is 64%. So it is more than the last turnout. Yeah. Only fourth phase, the same number of PCs. चौथे चरण में कई सेलिब्रिटीज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना वोट डाला।
पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू होने के 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि आसनसोल में हिंसा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि आसनसोल लोकसभा सीट के जेमुआ में एक मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प हिंसात्मक रूप लेने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आसनसोल से भाजपा के निवर्तमान सांसद बाबुल सुप्रियो और टीएमसी से अभिनेत्री मुनमुन सेन उम्मीदवार हैं। इस झड़प के बीच भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो सुबह से अलग अलग मतदान केंद्र पर जा रहे थे, लेकिन जेमुआ में उन्हें घेर लिया गया, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। तृणमूल कांग्रेस का आसनसोल में या बंगाल में जीतने का एक ही रास्ता है कि वो बहुत बड़े पैमाने में वोट लूट करे और उसी वजह से जो है हम जो हमारी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात कि मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के दिन में, यही बहुत शर्मनाक चीज़ है। बट उनका स्कीम है, वो कोयला माफिया, लोहे माफिया, सबको मोबिलाइज करके रखा है। रात से खबर आ रही थी कि यहाँ पे जमावड़ा हुई है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे पुलिस में है, तो हम इलेक्शन कमीशन से भी टच में हैं। बंगाल के हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा वहां की मशीनरी को, वहां की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है और एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। वहां पर जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में हमारा देश सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसलिए है कि हमारे देश के लोगों के मताधिकार को हमारे संविधान ने सुरक्षा दी हुई है। अगर कोई उनके वोट के अधिकार को गुंडागर्दी के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से रोकता है तो वो केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है। और बिहार में आज किस तरह से मतदान हुआ, ये समझने के लिए रुक कर लेते हैं दरभंगा का, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का मतदान रहा और आंकड़ों के लिहाज से क्या मतदान प्रतिशत रहा आज? देखिए, मतदान का हिसाब कहें तो बहुत अच्छा रहा है इस बार। पिछले 2014 की तुलना में अगर कहें तो ज्यादा मतदान हुआ है। 1 से 2% की वृद्धि तकरीबन सभी जो 5 चुनाव क्षेत्र हैं उसमें हुए हैं। मैं बताऊं, कुल आंकड़ा पूरे इन पांचों का अगर देखें तो 58.92% है, जिसमें कि दरभंगा में 56.68, उजियारपुर में 60.56, समस्तीपुर में 60.80, बेगूसराय में 61.27 और मुंगेर में 55.38। तो ये अगर देखें पिछले 2014 के चुनावों की तुलना में, तो इस चुनाव में हर क्षेत्र में 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2% की वृद्धि हुई है। और इससे आप समझ सकती हैं कि मुकाबला जब काफी सख्त होता है, कड़ा मुकाबला होता है दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में, तब ज्यादा इस तरह की स्थिति होती है। और सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 61 पॉइंट से ज्यादा बेगूसराय में देखने को मिला है। आप देख रही थी कि बेगूसराय में इन पांचों में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो बेगूसराय में हो रहा है। एक तरफ गिरिराज सिंह बीजेपी के, दूसरी तरफ सीपीआई के कन्हैया कुमार और तीसरी तरफ आरजेडी के तनवीर हसन। तो इसके कारण मुझे लगता है कि बेगूसराय में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और इन अन्य जो 4 हैं उनमें भी मतदान पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यही है कि मतदाताओं ने बड़ी संख्या में, भारी गर्मी के बावजूद, सुबह से ही मैं देख रहा था कि लाइन में लोग लगे हुए थे। दोपहर में थोड़ी देर के लिए मतदान में शिथिलता आई, लेकिन फिर 4 बजे के बाद थोड़ा सा फिर मतदान में तीव्रता आई और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत हिंसात्मक घटना भी नहीं घटी। मुंगेर में एक जगह थोड़ा सा पथराव की स्थिति हुई, लेकिन अन्य जगहों पे काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कोई सामाजिक टकराव नहीं, कोई इस तरह का प्रलोभन भी नहीं चला। और मैंने कई जगह लोगों से जाके पूछा किस तरह से हो रहा है, तो सभी लोग संतुष्ट थे, चुनाव आयोग की व्यवस्था से भी और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से भी। कई जगह तो इको फ्रेंडली बूथ बनाए गए, जो दिव्यांग है दिव्यांग के लिए बूथ बनाए गए। कई जगह पोलिंग स्टेशन दिव्यांग के हाथ में, उन लोगों को इंकरेज करने के लिए किया गया। बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स आए, बुजुर्ग भी आए वोट देने, महिलाएं बड़ी संख्या में उतरी हैं। तो मतलब इसका यही कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में लोगों के मन में जो जो मुद्दे थे,
बिहार के विकास के बारे में जी। या उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर उसके लोगों बारे ने में, बढ़ या चढ़कर उसके अलावा मतदान किया। आतंकवाद के मामले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए अलग अलग सीटों पर मतदान प्रतिशत किस तरह का रहा। तो जहां चौथे चरण के लिए मतदान आज संपन्न हुआ, वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर और बैरकपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 मई के बाद दीदी का जाना तय है। वो चाहे जितना भी हिंसा का सहारा लें, लेकिन मतदाता उन्हें सबक सिखाकर रहेंगे। दीदी, आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। श्रीरामपुर के बाद प्रधानमंत्री ने बैरकपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक को लेकर आलोचना करने वालों में ममता दीदी भी शामिल थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान 6 मई को होने हैं, जिसमें उलुबेरिया, श्रीरामपुर, बंगांव, बैरकपुर, हावड़ा, हुगली, आरामबाग सीट शामिल है। अंग्रेजों की तरह दीदी भी भाग करो, शासन करो, इसी नीति पर चल रही है। जबकि हमारी नीति है एक करो, सेवा करो, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। झारखंड में 5वें दौर के लिए मतदान 6 मई को 4 सीटों पर होगा। इसमें कोडरमा, रांची, खूंटी, हजारीबाग सीट शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। प्रतापगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पुलवामा हमले का जवाब मोदी सरकार ने जबरदस्त तरीके से दिया, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। अरे मायावती जी, अखिलेश बाबू, राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों से बातचीत करनी है तो करो, हम तो भाजपा वाले हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा गोला, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान का दौरा किया। धौलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन आप लोग एक बार फिर मार्ग खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, ये जो हमारी बहनें आई हैं ये साड़ी खरीदेंगी, कोई जूता खरीदेगा, कोई चप्पल खरीदेगा, साबुन, टूथपेस्ट, आलू के चिप्स, जो भी। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी। जैसे ही दुकान चालू हो जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में और नई फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा।
उधर पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेता सनी देओल ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। सनी देओल के साथ भाई बॉबी देओल भी मौजूद रहे। सनी देओल नामांकन से पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। सनी देओल का गुरदासपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ से है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीटर मसीह हैं और पीडीए के लालचंद यहां से उम्मीदवार हैं। गुरदासपुर सीट पर 19 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। उन्नीस मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में लगातार मजबूत हो रहा चक्रवाती तूफान फानी आने वाले 24 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 मई की शाम तक ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके अलर्ट पर हैं। इसे लेकर ओडिशा राज्य आपदा प्राधिकरण ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इसका असर दूसरे नजदीक के राज्यों पर भी पड़ेगा। सभी बड़े बंदरगाहों मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, निजामापट्टनम, विशाखापट्टनम, गंगावरम और काकीनाडा पर वार्निंग सिग्नल नंबर 2 जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तूफान फानी के आज तेज होकर भीषण होने की आशंका है। चेन्नई में मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तूफान चेन्नई से 870 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और मछलीपट्टनम से 1040 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके कल सवेरे तक और तेज होने की आशंका है। तूफान के असर के अगले 48 घंटे में केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से सामान्य बारिश भी होने का अनुमान जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फानी से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें।
प्रधानमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। संसद परिसर में जेएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आज राज्यसभा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सदन की कार्यवाही और कामकाज में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों की भूमिका को काफी अहम बताया। As you all know, the chairman of the Rajya Sabha, I have to discharge some constitutional and statutory responsibilities. In my tenure so far, I did take some important decisions after discussions in relatively quick time, which were well received. This could be possible due to the expert advice tendered to me by the Rajya Sabha Secretariat. I wish to place on record my deep appreciation for the high level of professionalism, efficiency, and commitment of the officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat. Rajya Sabha Secretariat has a constitutional status. The persons of caliber and expertise with appropriate educational qualifications are recruited to carry out the specialized nature of parliamentary work. They possess exceptional attributes which makes the Secretariat truly unique. सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने पर राज्यसभा टीवी को बधाई दी है। Now I would like to come to Rajya Sabha TV, which is a public broadcaster owned and run by Rajya Sabha. I am happy to inform you that many of you may not be aware of this fact that RSTV, since my taking over in August 2017, has been making rapid strides in terms of appeal of its content and viewership. The YouTube's subscription, which is the yardstick of the measurement of the appeal of channel, is among the best in the news and current affairs category. In August 2017, the YouTube subscriber base of RSTV was around 4+ lakhs. It crossed 1 million mark in June last year and crossed 2 million mark in February this year. The YouTube subscriber base of RSTV, day before yesterday, is now over 2.5 million and is far ahead of all other major channels in the country. This is an effect means YouTube subscriber base has increased in over 500% since August 2017. This is a credible achievement, and I am sure that the channel would continue to do well. All well-meaning people, senior citizens, youngsters who are all appearing for civil service examination, and political critics, they are all looking to RSTV for a credible, meaningful, constructive debate and discussion without any obstruction. That is the speciality of our television. On this occasion, I would like to compliment the top editorial and technical team of RSTV for the good work done. My compliments to the CEO, Sri Shashi Shekhar, Sri Rahul Mahajan, Editor-in-Chief, Sri Vibhakar, Executive Editor, and top editorial input and output, and also technical professionals. My compliments are also to our other professionals in the editorial and technical departments and all other supporting staff. I also compliment Secretary General, Secretary and Additional Secretary RSTV, Sri A. Rao and others for their continued interest in the functioning of the Rajya Sabha TV and for extending necessary guidance and support to Rajya Sabha TV. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा के स्थापना दिवस को सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गर्व का मौका बताया। The standard and the flavor of the Rajya Sabha Secretariat, Rajya Sabha Day celebrations has been improving significantly. And this year, it is marked by a very active participation by the employees of the Secretariat, for which I wish to congratulate them. Foundation Day is a day of special significance for any institution. Legitimately, therefore, Rajya Sabha Institutional Foundation Day brings to all of us
associated with this august institution a great sense of pride and nostalgia. It offers an opportunity to celebrate our glorious history and rich legacy and reconnect us with the exciting journey of our institution. इस मौके पर शास्त्रीय नृत्य और गायन का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।